Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is me Fahad Iqbal. I am a student of English Literature from Hoshal Khan Khattak University. Today I will shed a light on the topic of feminism, women and Islam. Actually I compared these three topics and we will discuss in this podcast that there are three important things in this topic. The first one is what is the role of women in feminism, what is the role of women, current role of women in our society, and the third one is what is the role of women in Islam. मेरा जो टॉपिक है वो है फेमिनिज़म, वुमेन एंड इस्लाम के हवाले से कि फेमिनिज़म क्या कहता है और फेमिनिज़म जो है वो एक्चुअली है क्या, वो कहाँ से शुरू हुआ और इसकी मेन मकसद क्या है, और सेकंड हमारे साथ इस्लाम क्या कहता है औरत के बारे में, और हमारी जो माशरे में करंट जो सिचुएशन है चल रही है अभी जो औरतों के बारे में कि हमारा माशरे में औरतों का रोल करंट क्या है। तो इस चीज़ के हवाले से मैंने इन तीनों को कंपेयर किया है और हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म बिकॉज डेफिनेशन इज मैंडेटरी टू स्टार्ट एनीथिंग. Let's say if you are discussing something and you are not doing the definition, so it can bring you somewhere else. Majority people, if you see, they are doing the definition of feminism like that the rights of women is called feminism, but here this is false. We will discuss this feminism from the beginning, that how this movement started and what is the beginning of this feminism. So if you see in the 17th century there were colonialists in the Britain. When these colonialists gone to the some gone to the Pakistan, some gone to the South Africa, some gone to the Australia, they built a narrative, and the narrative there were two points in their narrative. The first point in their narrative was that we will civilize their savage, and the second point was that we will include the culture of Western women into the women of savage. And after that, at the end we are concluded that the zero wave feminism was an excuse to civilize, because all of these things which we discussed are included in the zero wave feminism, because there was a feminism before a first wave of feminism which is called zero wave feminism. And also if you see in the zero wave feminism, Columbus was also gone to the Native America and he wiped out the Native America. तो सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन आता है फेमिनिज़म का कि फेमिनिज़म का डिफिनीशन क्या है। बहुत सारे लोग फेमिनिज़म का डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि औरतों के हुकूक को हम फेमिनिज़म कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बात इस तरह नहीं है। हम इसकी स्टार्ट में जाएंगे। अगर आप देखें तो हमारे साथ फर्स्ट वेव फेमिनिज़म, सेकेंड वेव फेमिनिज़म, लेकिन इससे पहले भी एक फेमिनिज़म था जिसे हम ज़ीरो वेव फेमिनिज़म कहते हैं। ज़ीरो वेव फेमिनिज़म कुछ इस तरह था कि 1700 में जो कॉलोनिस्ट आबाद थे उन्होंने क्या किया, कुछ कॉलोनिस्ट साउथ अफ्रीका चले गए, कुछ पाकिस्तान आए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। उसका नैरेटिव में दो पॉइंट्स थे। सबसे पहले पॉइंट ये था कि हम क्या करते हैं, हम उनके लोगों को, उनके सैवेज को सिविलाइज करेंगे, और दूसरा उसका जो पॉइंट था वो ये था, यानी जो कोलंबस था वो भी चला गया नेटिव अमेरिकन को वहाँ पे नेटिव अमेरिकन जो थे वहाँ पर चला गया, उसने वहाँ पे वाइप आउट किया उनको। तो उसमें जो दूसरा हमारे साथ पॉइंट था उनके नैरेटिव में वो ये था कि यानी जो सैवेज हैं वो इलिटरेट हैं, वो कुछ नहीं जानते, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं। तो उसके जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि हम वहाँ पर उनके जो सैवेज हैं उनको सिविलाइज करना चाहते हैं। तो इस फर्स्ट पॉइंट में उनका मकसद ये था कि हम वहाँ पर जाकर ये जो उनकी औरतें हैं, उनकी जो वुमेन्स हैं, उसको हम वेस्टर्न वुमेन की तरह बनाएंगे। तो ये उनके दो अहम पॉइंट्स थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर वो इस तरह कहते कि हम वहाँ पर जाकर हमने वहाँ पर हुकूमत करनी है, हमने वहाँ पर कब्जा करना है, तो उनको जो पॉपुलर सपोर्ट थी वो नहीं मिलती। तो इसलिए ये एक इट वाज एन एक्सक्यूज टू सिविलाइज, द जीरो वेव फेमिनिज्म वाज एन एक्सक्यूज टू सिविलाइज, ये उसका एक बहाना। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. In the first wave of feminism started in the early 18th and late 19th century. In the first wave of feminism, they're talking about the rights of women, that women has to be right of vote because they are legal citizen, women has to be right of education, और third one जो था वो ये था कि women को विरासत में भी हिस्सा मिलना चाहिए. So but here there was an issue, and the issue was that the colonialists want all of these rights merely for women, for white women, not for every woman. So यहाँ पर इशू ये था, मसला ये था कि वो सारे हुकूक जो थे वो मांग रहे थे किस चीज़ के लिए, सिर्फ वाइट वुमेन के लिए, वो सब औरतों की बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो था फेमिनिज्म जो था वो पॉजिटिव था, here the feminism was positive, but the issue was that
all of these things, all of these rights merely for white women. So the next we have second wave of feminism. In the second wave of feminism, there was a writer. Her name was Simone de Beauvoir. She wrote a book, and she is talking about the rights of women, that men and women are different, and we should give collectively priorities to women and men equally, because we should give opportunity to men and women equally. But here she was wrong, because if you see in the Islam, Allah subhanahu wa ta'ala when created men and women, and after that Allah subhanahu wa ta'ala gave some responsibility to men and gave some responsibility to women, because Allah subhanahu wa ta'ala according to men and women, Allah subhanahu wa ta'ala gave a responsibility. So फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस चीज़ पर गौर करें, जैसे कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसने इंसान को यानी मर्द को इस तरह का काम दिया। मर्द को कहा कि जब जिहाद होगा तो आप वहाँ पर लड़ेंगे, और जब फिज़िकल कोई स्ट्रॉन्ग या कोई डिफ़िकल्ट वर्क होता है, जैसे कि किसी बड़े पत्थर को तोड़ना वगैरह, इन चीज़ों का काम मर्द को सौंपा है, तो फिर औरत को भी चाहिए कि वो भी इस चीज़ में हिस्सा ले। लेकिन नहीं, औरत को क्या किया? औरत को कहा कि आपने यानी उसके मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, जैसे कि माँ का दर्जा दिया, औलाद की तरबियत वगैरह, ये चीज़ें माँ के सबूत की। तो अल्लाह ताला ने इंसान, मर्द और औरत दोनों को देख कर ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। अगर सीमन दी बोआ को बात करें, वो कहती हैं कि ऑफिस में भी एक औरत को सेम मर्द की तरह वहाँ भी जॉब देनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ पर गौर करें तो यहाँ से सारे बहुत सारे मसलों की शुरुआत होती है। अगर आप फेमिनिज़म को देखें, फेमिनिज़म जो है वो एक मर्द के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि फेमिनिज़म में अगर आप देखें तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह होता है कि एक मर्द जब एक औरत के साथ शादी करता है तो औरत जो है वो खुद जॉब करती है, वो खुद अपने लिए अपने अखराजात की मालिक हैं, और मर्द जो है वो खुद अपने लिए अखराजात का मालिक है। If you see in the Islam says that if a person marries with someone, he will take all the responsibility of this woman. He will take all the outside work for this woman. But in feminism, it is opposite of Islam. So Islam and feminism are two trees, and their canes are found somewhere. यानी इस्लाम और फेमिनिज्म जो है वो दो अलग अलग दरख्त हैं जिसकी शाखें कहीं कहीं पर मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम फेमिनिज्म एंड इस्लाम को देखें, फेमिनिज्म और इस्लाम में मेन डिफरेंस क्या है? There is a little difference between feminism and Islam. Islam says about the rights of men and women both, but feminism merely talk about the rights of women. The last we have concluded our topic, feminism, Islam and women. First of all, feminism. In feminism, Western was started the movement of feminism. If we train our children, then today we will not face this problem. For example, अगर हम अपनी औलाद को अपने घरों में उनको तरबियत देते, अपने बेटों को अपनी बहनों की इज़्ज़त करना सिखाते, अपने बेटों को ये सिखाते कि आपने अपनी बहन की इज़्ज़त किस तरह करनी है, आपने एक औरत की इज़्ज़त किस तरह करनी है, तो उसमें ये चीज़, उसकी तरबियत में ये चीज़ आती और उसकी नेचर में ये चीज़ तब्दील हो जाती, और कल वो औरत हो और अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर, और या वो उसकी अपनी बीवी होती तो वो उसकी इज़्ज़त करता, और हमें फेमिनिज़म जैसे मूवमेंट का कोई रोक ही ना करना पड़ता। और सेकंड जो हमारे साथ चीज़ है वो है इस्लाम। इस्लाम इज़ मेयरली द ओनली रिलीजन विच टॉक अबाउट द वुमेन्स ऑफ राइट, एंड आई थिंक इस्लाम इज़ अ सिंगल रिलीजन which gives the 100% rights to women. इन इस्लाम ही ऐसा एक मज़हब है, वाहिद मज़हब है दुनिया में जो कि औरत के हुकूक की बात करता है। मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम से कोई अलग मूवमेंट कोई नहीं सकता जो कि औरतों के हुकूक की बात ना करे। इस्लाम जो है वो हज़ारों साल पहले औरतों के हुकूक पर बात कर चुका है, लेकिन इस्लामिक लॉज को फॉलो करने वाले जब कोई है नहीं, तो किस तरह से आप फेमिनिज़म को लागू करेंगे लोगों पर? फेमिनिज़म को फॉलो करने वाले कौन होगा? क्योंकि आपकी इस्लाम जो हज़ारों साल पहले बात कर चुका है औरत के हुकूक पर, तो आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट तो अभी रिसेंटली आ चुका है, तो वो किस तरह से आप लागू करेंगे लोगों पर? थर्ड जो है वो है हमारे साथ वमेन जो है वो ही अगर आजकल की सोसाइटी में देखा जाए तो वमेन को ही ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको ही तशद्दुद का शिकार, उनको ही हमने अपने घरों में टारगेट किया हुआ है। ये फेमिनिस्ट का मूवमेंट इसलिए तो आ चुका है क्योंकि हमारे औरतें ना हमारे घरों में सेफ है, ना हमारे बाहर सेफ हैं, ना किसी जॉब पर। अगर आप औरत की बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो कि औरत के हुकूक पर वो हज़ारों साल पहले बात कर चुका है। इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त दी,
ना आपका कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट दे सकता है, ना आपका कोई और मूवमेंट दे सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मूवमेंट आ ही नहीं सकता जो आपकी औरत को इस तरह से हिफाजत दे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती ने एक औरत को हमें इज्जत करना सिखा दिया। इस्लाम ने ही तो आपके जिंदा दरगोर करने बड़ी बेटियों को बचाया है। इस्लाम ने ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हस्ती अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रोज़ खड़े होकर उनको इज्जत देते थे। इस्लाम ने ही तो आप सबको ये सब चीज़ें सिखाई हुई हैं। जब उस पर आपके इस्लामिक रूल्स पर, आपके इस्लामिक लॉज़ को ही नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो आप उस मूवमेंट को किस तरह आप लोगों पर लागू करेंगे? फेमिनिस्ट जैसे मूवमेंट की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती हम सबको, अगर हम इस्लामिक जैसे अच्छे उसूल पर, इस्लामिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को फॉलो करते, इस्लाम और कुरान को फॉलो करते। दिस वाज़ आवर टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड। थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही किसी नई मौजू पर।